तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शैंग-ची। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीयू में 10 रिंग्स के चर्चे पहले से ही थे और शैंग-ची मूवी में हमें इनके बारे में खुलासा किया गया है। तो आगे स्पॉयलर्स हैं, तो कृपया ध्यान रखें और वीडियो को देखते रहें। तो बेसिकली मूवी स्टार्ट होती है हमें 10 रिंग्स के ऊपर। ये ऐसी जादुई रिंग्स है जिनमें बहुत पावर्स है और इन्हें किसी भी हथियार की तरह यूज़ किया जा सकता है। इन रिंग्स का क्या हिस्ट्री है, क्या वजूद है, ये हमें नहीं बताया गया, पर हाँ ये बहुत पावरफुल है। इन रिंग्स को पहनने वाले इंसान की उम्र भी नहीं बढ़ती और क्योंकि ये बहुत पावरफुल है तो इन्हें एक बहुत होशियार और ताकतवर इंसान ही धारण कर सकता है। तो भाई लोग, आज से 1000 साल पहले ये रिंग्स वैनवू नाम के एक चाइनीज़ आदमी को मिली और क्योंकि वह इसके काबिल था वो इनको धारण कर पाया और उसने इस रिंग्स की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा। उसने बहुत बड़े जंग छेड़े और फाइनली वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने में सक्षम हुआ और उसने एक आर्मी बनाई जो कि बहुत पावरफुल आर्मी थी। उस आर्मी का नाम 10 रिंग्स था। तो हज़ारों सालों तक पूरी दुनिया पर वैनवू की हुकूमत के बाद वह इन सब से बोर हो जाता है और वो अब चमत्कारों और जादुई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, इसलिए वह माइथोलॉजी की स्टडी करना शुरू कर देता है। और फिर 1996 में उसे टालो नाम की एक मिस्टीरियस जगह का पता चलता है। यह एक जादुई जंगल है जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स रहते हैं। ये एक दूसरा डायमेंशन है कहने का मतलब। अब वह इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करता है और एक दिन वहाँ जाने का डिसाइड करता है और फिर वहाँ के लिए निकलता है। तो टालो जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। यह एक जादुई जंगल है जो कि भूल भुलैया की तरह है और तो और यहाँ के पेड़ अपने आप हिलते हैं। यह एक चलता फिरता जंगल है और क्योंकि इस जंगल को आज तक कोई पार नहीं कर पाया, इसी वजह से इसके साथी इस जंगल को पार करते समय ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यह बंदा अपने 10 रिंग्स के जादुई करिश्मे की वजह से बच जाता है और जब वह जंगल के उस पार जाता है तो उसका सामना होता है जिंग ली से और फिर दोनों अजनबियों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। और क्योंकि दोनों ही एक जादुई ताकतों के स्वामी हैं तो दोनों की फाइट काफ़ी बेहतरीन होती है। और यिंग ली अपनी जादुई ताकतों की वजह से वैनवू पर भारी पड़ती है और उसकी 10 रिंग्स भी अपने वश में कर लेती है और उसे हरा देती है। और वैनवू उससे इम्प्रेस हो जाता है और वे दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन वैनवू की बुराइयों की वजह से टालो वासियों को वैनवू का यह फैसला पसंद नहीं आता, इसलिए यिंग ली टालो छोड़कर उसके साथ चाइना चली जाती है और उसकी शक्तियाँ भी टालो में ही रह जाती है। वैनवू अब सारे बुरे काम छोड़ देता है और अपनी 10 रिंग्स को भी उतार कर रख देता है। और फिर 2000 में उसका बेटा शैंग-ची का जन्म होता है और ठीक 4 साल बाद उसे एक बेटी होती है जिसे वह नाम रखता है शियालिंग। अब सन 2007 में जब शैंग-ची 7 साल का हो जाता है और उसकी बहन 3 साल की हो जाती है, तभी एक दिन वैनवू के कुछ दुश्मन जो कि आयरन गैंग के लोग होते हैं उसके घर पे आते हैं। जब वैनवू बाहर गया होता है वह उन पे हमला करते हैं और क्योंकि अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए 10 रिंग की आर्मी भी नहीं होती है और यिंग ली के पास अपनी पावर्स भी नहीं होती है, इसलिए वह इस युद्ध में मारी जाती है। अब जब वैनवू अपने घर पहुंचता है तो वह यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और वापस वो अपनी 10 रिंग्स पहन लेता है। उसका अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता है। अब वह अपने बेटे के साथ एक अड्डे पे पहुंचता है जहां पर आयरन गैंग के लोग मौजूद होते हैं और फिर वह उन सभी को मार देता है। लेकिन वहाँ पे आयरन गैंग का लीडर नहीं मौजूद होता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि उस लीडर को वो अपने बेटे से मरवाएगा और वो अपनी 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन भी चालू कर देता है और अपने बेटे को बहुत कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू करता है। शाइलिंग को भी फाइटिंग सीखने की इच्छा होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ लड़कियों का आना मना होता है इसलिए उसे कोई फाइटिंग नहीं सीखने देता। लेकिन वह दूर से ही उनको देखकर फाइटिंग सीख लेती है और वो भी एक बेहतरीन फाइटर बन जाती है। जब शैंग-ची 14 साल का होता है तो उसका बाप उसे अमेरिका आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेज देता है। और इतने वर्षों की ट्रेनिंग में शैंग-ची बहुत बेहतरीन फाइटर बन चुका है। तो शैंग-ची वहाँ जाकर
आयरन गैंग के लीडर का मर्डर कर देता है। लेकिन शैंग-ची को लगता है कि उसने अपने माँ के संस्कारों को कुचल दिया, इसलिए वह अपने बाप से दूर रहने का फैसला करता है। और फिर शैंग-ची सैन फ्रांसिस्को में चला जाता है, अपने नाम और आइडेंटिटी बदल कर वहाँ रहने लगता है। उधर उसकी बहन 6 साल से उसका इंतजार कर रही होती है, पर वह समझ जाती है कि अब वह नहीं आएगा। और फिर वो भी घर छोड़कर चाइना के मकाओ सिटी में चल जाती है और वहाँ एक फाइटिंग क्लब शुरू करती है। वेनवू को अपने दोनों बच्चों की खबर होती है, पर वह उन्हें खुल के जीने के लिए छोड़ देता है। लेकिन फिर एक दिन 2024 में वेनवू को अपनी पत्नी की आवाज़ें सुनाई देती है। वो उससे कह रही होती है कि उसे टालो वालों ने कैद करके रखा है दरवाजे के पीछे और उसे उन्हें बचाने के लिए वहाँ आना पड़ेगा। वेनवू उस आवाज़ को सच मान लेता है, और क्योंकि टालो वालों को उनका रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे लगता है कि हाँ सही में उन्होंने उसे कैद करके रखा है। वो वेनवू टालो के जादुई जंगल में पहुंचने के लिए तरीके खोजने लगता है। वो माइथोलॉजी की किताबें भी पढ़ता है और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि उस जंगल में वो इजी तरीके से पहुंच सके। और तभी उसे याद आती है उन लॉकेट्स की जो उसकी पत्नी ने उन अपने बच्चों को दी होती है। ये वो जादुई लॉकेट्स होते हैं जिनसे टालो जाने का नक्शा खुलता है। और क्योंकि वेनवू अपने बच्चों को लॉकेट्स को पाना चाहता था, इसलिए वह शैंग-ची को शालिंग के नाम का एक लेटर भेजता है, जिसमें शालिंग शैंग-ची को मकाओ बुलाती है। पर शैंग-ची उस लेटर को इग्नोर कर देता है और यूं ही 5-7 दिन निकल जाते हैं और वो अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है जिसका नाम केटी होता है। अब वेनवू अपने 10 रिंग्स की आर्मी को शैंग-ची से लड़ने भेजता है और वो लोग उसका लॉकेट ले लेते हैं, और शैंग-ची उन्हें नहीं पहचान पाता और वो लोग उसे ये भी कहते हैं कि अब वो उसकी बहन के पास उसे ख़त्म करने जाएंगे। इसलिए शैंग-ची डिसाइड करता है मकाओ जाने का ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। और इसी दौरान वो अपनी फ्रेंड केटी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है। और केटी भी उसके साथ मकाओ पहुँचती है। अब मकाओ में उसे अपनी बहन के साथ लड़ना पड़ता है उसी के फाइटिंग क्लब में, और उसकी बहन उस पर बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वह उसे अकेला छोड़ के चला गया होता है। और वह बताता अपनी बहन को कि उसने उसे लेटर क्यों भेजा। तो उसकी बहन कहती है मैंने उसे कोई लेटर नहीं भेजा। और तभी 10 रिंग्स की आर्मी वहाँ आ जाती है और उन पे हमला कर देती है और उसकी बहन का लॉकेट भी छीन लेती है। और फिर कुछ देर लड़ाई चलने के बाद वेनवू उनके सामने आता है और उन्हें साथ में अपने घर लेके आ जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसे उनकी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और अब वो वापस फैमिली को एक करना चाहता है, इसलिए वह सब एक साथ रहेंगे। और वह उन लॉकेट्स की मदद से जादुई नक्शा भी ओपन करता है। पर शैंग-ची को यह सारी बातें बकवास लगती है। उसे लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता को ऐसे ही कोई वहम हो रखा है। इस वजह से उसके बाप को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। और फिर वह केटी उसको और उसकी बहन को तीनों को एक कोठरी में बंद कर देता है। वहाँ उन तीनों की मुलाकात होती है कैदी से जिसका नाम होता है ट्रेवर स्लेटरी। ये बंदा पब्लिक में वेनवू की जगह ले रहा था, मतलब सबके सामने 10 रिंग्स की आर्मी का बादशाह बन के घूम रहा था। इसलिए वेनवू ने इसे पकड़कर कैद में डाल दिया, पर इसकी एक्टिंग की वजह से उसे मनोरंजन के लिए जिंदा रखा। ट्रेवर ने एक जानवर पाल रखा होता है जिसका नाम होता है मॉरिस। ये ऐसा जानवर होता है जो टालो के जंगलों में ही पाया जाता है। ये एक जादुई जानवर है, कट्टी गर्दन वाला। ट्रेवर उसके साथ इतने दिन से रह रहा होता है, इसलिए उसकी बातें समझने लग जाता है। मॉरिस कहता है कि वह उन्हें टालो जंगल में ले जा सकता है, वो भी इसी वक्त। और फिर वो सब वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं टालो जंगल की तरफ, और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। अब जब इस जंगल की बारी आती है तो वह उसी हिसाब से गाड़ी चलाता है जिस हिसाब से मॉरिस उन्हें कहता है, और फाइनली वो इस जंगल को पार कर लेते हैं। और अब इनकी एंट्री होती है टालो जंगल में, जहाँ वो अपनी मौसी से मिलता है जिसका नाम होता है यिंग नैन। ये दोनों अपनी मौसी को बताते हैं कि उनका बाप इधर हमला करने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी माँ को इन लोगों ने कैद करके रखा है और वह एक दरवाजे के पीछे है। ये लोग जादुई जंगल में जादुई चीजें देखते हैं और फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जादुई हथियारों के साथ, जहाँ पे शैंग-ची की फ्रेंड केटी को भी ट्रेनिंग दी जाती है जादुई हथियार चलाने की। शैंग-ची की मौसी बताती है कि उस दरवाजे के पीछे ऐसी आत्माएं हैं
जो कि राज करना चाहती है और बुरी है। वो इन सभी को काबू करके दरवाजे के पीछे लॉक किया है उनके भगवान ड्रैगन ने, और वे आत्माएं वश में करती है और आवाज़ें सुनाती है जिससे कि कोई दरवाज़ा खोले। और उसके बाप को भी वश में करके आवाज़ें सुनाई जा रही है ताकि उसे यह दरवाज़ा खोल सके। और इन आत्माओं ने उसके बाप को ही इसलिए चुना क्योंकि उसके हाथ में 10 रिंग्स है और वह इस दरवाजे को खोलने के लिए सक्षम है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वैनवू को टालो में आने का एक आसान रास्ता मिल जाता है, जो कि 3 दिन बाद एक स्पेशल दिन वो रास्ता टालो का जो है अपने आप खुलने वाला होता है। उस दिन वह अपनी फौज के साथ वहां एंट्री कर जाता है। टालो वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक राक्षस है जो तुम्हें बहका रहा है, ना कि तुम्हारी पत्नी। पर वह इस बात को नहीं मानता। उसे लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और उसके पीछे उसकी पत्नी ही है और वो उसे आज़ाद करा के मानेगा, चाहे उसके लिए उसे इनसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। शैंग-ची अपने पिता वैनवू को रोकने की कोशिश करता है और उसके लिए वह उससे लड़ता भी है। शैंग-ची उसे दरवाजे के पास पहुंचने से रोकता है, उसके लिए उससे बहुत लड़ता है, लेकिन अपनी 10 रिंग्स की ताकत से वह शैंग-ची को पानी में गिरा देता है और खुद दरवाजे के पास उसे तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। अपनी 10 रिंग से उस पर बहुत पावरफुल हमले करता है जिससे कुछ आत्माएं उससे बाहर निकलने लगती है और वो आत्माएं निकलकर सब पे हमला करने लगती है, चाहे फिर वो 10 रिंग की आर्मी हो या फिर टालोवासी। इधर 10 रिंग्स की आर्मी को पता चल जाता है कि वह अकेले उनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब 10 रिंग्स की आर्मी और टालोवासी एक होकर उनका सामना करते हैं। अब शैंग-ची को पानी के अंदर ड्रैगन भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं और वो इस जंग में उसका साथ देते हैं और ड्रैगन उसे अपने पिता के पास छोड़ते हैं ताकि वो उस गेट को तोड़ने के लिए रोक सके। और अब शैंग-ची अपने पिता से लड़ाई शुरू कर देता है और उसका फाइटिंग स्टाइल अब नया होता है जो कि उसने अपनी मौसी से सीखा होता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसीलिए वह उन 10 रिंग्स को अपने काबू में कर पाता है और फाइनली वो अपने डैड से जीत जाता है। और इतनी देर में अंदर जो राक्षस बैठा होता है उसके सैनिक उसे एनर्जी दे देकर इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो खुद ही गेट तोड़कर बाहर आ जाता है। अब वैनवू को भी सारा खेल समझ में आ जाता है, पर वो राक्षस उन दोनों पे अटैक कर देता है और वैनवू अपनी 10 रिंग्स की ताकत से उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर यह राक्षस वैनवू पे भारी पड़ता है। वैनवू अपनी सारी रिंग्स अपने बेटे शैंग-ची को दे देता है और वह राक्षस वैनवू की एनर्जी सोख कर उसे खत्म कर देता है। इधर इस राक्षस और ड्रैगन का आमना सामना होता है। ड्रैगन उसे दबोच लेता है, लेकिन राक्षस के साथी उसे एनर्जी देकर इतना पावरफुल बना देते हैं कि वह ड्रैगन पर ही हमला कर देता है और उसे ही जकड़ लेता है और उसी की आत्मा छीनने लगता है। और अगर वो ड्रैगन की एनर्जी सोख लेगा तो अब इस राक्षस को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन किस्मत से केटी उस पर एक तीर छोड़ती है जिससे ड्रैगन उसकी पकड़ से छूट जाता है और ड्रैगन का साथ देने शैंग-ची भी वहां आ जाता है लड़ाई में। अब शैंग-ची अपनी 10 रिंग उस राक्षस के पेट में डालकर उन्हें घुमाने लगता है और वहीं ब्लास्ट कर देता है, जिससे राक्षस के चीथड़े उड़ जाते हैं और वह मर जाता है। और जब सब शांत हो जाता है तो ये सब इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपने आप को कुर्बान किया होता है। और फिर केटी और शैंग-ची अमेरिका वापस चले जाते हैं और वो ये सब स्टोरी अपने एक दोस्त को सुना रहे होते हैं। अभी वहाँ पे एंट्री होती है इस चाइनीज़ आदमी की जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी है और हम सब इसे जानते ही है, जो लोग MCU देखते हैं वो इसे जानते हैं। और फिर वो इन्हें ले जाता है और इनका स्वागत करता है एवेंजर्स की टीम में। और फिर वो चाइनीज़ आदमी वोंग इन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल से। अब हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियालिंग को दिखाया जाता है। वह अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रही होती है और 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चलाती है। उसमें अब वो लड़कियों को भी फाइटिंग सिखाती है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।